नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस फॉर सीपीसी रिक्रूटमेंट साइंटिस्ट बी एग्जाम फॉर एनवायरमेंटल साइंसेस पार्ट 2। पार्ट 1 में पहले बना चुकी हूं जिसमें कि 1 to 10 क्वेश्चन थे, तो ये पार्ट 2 है। सो लेट्स बिगिन। पार्ट 1 में आपको बता चुकी हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 to 30 है सेक्शन 1 मार्क क्वेश्चन है जिसमें कि 1 to 20 में नेगेटिव मार्किंग है और क्वेश्चन नंबर 21 to 30 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और फिर सेक्शन बी है क्वेश्चन नंबर 31 to 50 जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 31 से 40 में नेगेटिव मार्किंग है और 41 से 50 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो क्वेश्चन 1 to 10 में पार्ट 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशंस among other requirements the maximum acceptable limit of iron as Fe is 0.3 milligram per liter, मतलब 0.3 parts per million, ठीक है। And manganese is 0.1 milligram per liter in drinking water, मतलब 0.1 ppm. Additionally, total concentration of manganese and ferrous cannot exceed 0.3 milligram per liter in water that is deemed fit for drinking. मतलब कि आयरन का परमिसिबल लिमिट 0.3 मिलीग्राम पर लीटर है और मैंगनीज का 0.1 मिलीग्राम पर लीटर, पर आयरन और मैंगनीज दोनों का मिला के 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में ड्रिंकिंग वाटर में। ये स्टैंडर्ड है। Assuming all requirements other than those related to Fe and Mn are complied, which one of the following water samples is drinkable? तो बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सब सही है, लेकिन फेरस और मैंगनीज के मामले में इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो ड्रिंकेबल होगा? तो Fe is 0.25 मिलीग्राम पर लीटर एंड Mn is 0.09 मिलीग्राम पर लीटर। तो अगर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को हम ऐड करेंगे तो आएगा 0.34 मिलीग्राम पर लीटर, विच इज मोर देन 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये ड्रिंकेबल नहीं है, ठीक है। Fe is 0.0002 gram per liter and Mn is 0.0006 ग्राम पर लीटर। तो इसको भी अगर हम ऐड करेंगे, एक मिनट, तो ये भी 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको भी, क्योंकि ये 0.00025 ग्राम पर लीटर, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा और फिर इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.06 मिलीग्राम आ जाएगा। तो 0.25 प्लस 0.06 मिलीग्राम इज इक्वल टू 0.31 मिलीग्राम, जो कि फिर ये लिमिट से एक्सीड कर जाएगा। तो ये भी नहीं। सी क्या है ऑप्शन? फेरस इज 0.1 मिलीग्राम पर लीटर एंड मैंगनीज इज 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो फेरस 0.1 है और मैंगनीज 0.05 है, तो मैंगनीज 0.05 ग्राम पर लीटर है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, जैसे मैंने अभी गलती की, यूनिट का, मिलीग्राम कहाँ है, ग्राम कहाँ है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी लिमिट से एक्सीड कर जाएगा। बट व्हेन फेरस इज 0.1 मिलीग्राम पर लीटर एंड मैंगनीज इज 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, देन द टोटल कॉन्सेंट्रेशन विल बी 0.15 मिलीग्राम पर लीटर, विच इज लेस देन 0.3 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा डी, और सीपीसीबी ने भी यही आंसर दिया है। यहाँ इस आंसर में कैच ये है कि जो यूनिट्स है ना, मिलीग्राम है, कहीं ग्राम है, इस पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन गलत हो सकता है, वरना ये आंसर बहुत सिंपल होता। पर यहाँ जो ग्राम लिख दिया है मिलीग्राम की जगह, तो ये आंसर भी गलत हो गया, और यहाँ जब वही सेम कॉन्सेंट्रेशन मिलीग्राम में लिखी है तो ये आंसर सही है। तो यूनिट्स पर बहुत ध्यान देने की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 10, यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12, as per the national ambient air quality standards, which one of the following methods of measurement is applicable for measuring sulfur dioxide SO2 in air? We all know that sulfur dioxide in air is measured using ultraviolet fluorescence method. The chemiluminescence method is used for NOx, ठीक है। और जो ग्रेविमेट्रिक मेथड है वो लैब में टाइट्रेशन के दौरान यूज होता है, तो वो एयर पोल्यूटेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, वो वाटर पोल्यूटेंट्स या सॉइल पोल्यूटेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। और इंडोफिनॉल ब्लू मेथड जो है वो अमोनिया को मेजर करने के काम में आता है। सो करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। Ultraviolet fluorescence is used for sulfur dioxide measurement in air. Ultimate BOD of 1 gram per liter glucose is, तो BOD अगर 1 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज का BOD क्या होगा? क्लियरली 1 ग्राम पर लीटर तो ग्लूकोज है, तो 0.938 ग्राम पर लीटर तो नहीं होगा, और 0.178 ग्राम भी नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज ही आपने पानी में 1 ग्राम पर लीटर डाला है, तो पानी में पहले से भी कुछ होगा, हो सकता है। तो अल्टीमेट BOD क्या होता है ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सो प्लीज stay tuned. The ultimate BOD is the amount of oxygen required to decompose all of the organic matter after infinite time. This is usually simply calculated by conducting the experiment over a 20th day period.
The BOD test measures the strength of the wastewater by measuring the amount of oxygen used by the bacteria as they stabilize the organic matter under controlled conditions of time and temperature. And this is the formula where BOD T is amount of BOD exerted at time T in milligram per liter. L is the ultimate BOD in milligram per liter. T is the time in days. K is the deoxygenation rate and constant in days in per days or 1 day per day. तो जो अल्टीमेट बीओडी है वो 20 दिन तक मेजर किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल जो बीओडी है बीओडी 5 होता है जो कि 5 ही दिन में मेजर किया जाता है। और 20 डे पीरियड पर जब हम बीओडी को पूरा एनालाइज करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, 0.938, 1.067, 1 या 0.178। 0.938 और 0.178 दोनों ही वैल्यूज 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज से कम है, तो ये तो नहीं होगा। अब प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से हमने ए को भी हटा दिया और डी को भी हटा दिया, अब बचा है बी और सी, और अल्टीमेट जो आंसर सीपीसीबी ने दिया है वो है बी, 1.067 ग्राम पर लीटर। ठीक है। क्वेश्चन 14, BOD is a measure of A, the amount of organic matter present in the wastewater, no. Amount of dissolved oxygen present in the wastewater, no. Amount of dissolved oxygen consumed by aerobic microbes while utilizing organic matter present in the wastewater, this is it। क्योंकि हम DO मेजर करते हैं, BOD में भी हम इनिशियल DO माइनस फाइनल DO करते हैं, तो जितना डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन माइक्रोब्स ने कंज्यूम किया है वाइल जो ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हुए, वही BOD होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन फॉर 5 days at 20 degrees Celsius। नहीं, ऑर्गेनिक मैटर का कंजम्पशन नहीं होता है, वो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ना कि बायोकेमिकल ऑर्गेनिक डिमांड है। ठीक है। सो BOD इज द मेजर ऑफ C, amount of dissolved oxygen consumed by aerobic microbes while utilizing organic matter present in the wastewater. Question number 15. National Air Quality Index for an Indian city is reported as 250. The air quality of the city is categorized as satisfactory, no, moderate, no, poor या severe। satisfactory या moderate नहीं है, क्योंकि अगर आप 150 से ऊपर जाते हैं तो वो पुअर क्वालिटी होती है, और अगर 300 से ऊपर जाते हैं तो वो सिवियर क्वालिटी। तो सही उत्तर है सी, पुअर। ठीक है। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल येलोइश। दुनिया का सबसे आसान जवाब है ये, सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो 10th का बच्चा भी बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 इज सी। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द डिकम्पोजिशन ऑफ अ पोल्यूटेंट which with a reactant consider the decomposition of a pollutant with a reaction rate constant K is equal to 0.50 mole per meter cube per hour. The concentration of the pollutant is doubled, the rate of reaction remains. Okay. अगर pollutant का concentration डबल हो जाएगा तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर पड़ेगा? A remains unchanged। सही उत्तर है, इसका रेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अक्सर रेडिएशन पे, एक्टिवेशन एनर्जी पे, या कैटालिसिस पे, या फिर कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पे। ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि कैटलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। अगर मान लो ये रेट एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है रिएक्शन, और आपने रिएक्टेंट तो डबल कर दिया, मगर कैटलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन वही है, तो थोड़ी ना प्रोडक्ट डबल हो जाएगा, तो रिएक्शन वही होगा, उसी रेट से होगा। सिमिलरली अगर अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो अगेन रिएक्टेंट को डबल करने से कुछ नहीं होगा, कि जितना लाइट है उतना ही रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following cannot result in photolysis of ozone? Okay, X-rays, ultraviolet rays, gamma rays or thermal rays. Thermal infrared radiations are long wave radiation and they cannot result in photolysis of ozone. ये बाकी सारे short wave radiation है, लेकिन जो thermal infrared radiation है वो visible light से लंबा होता है wavelength, तो long wave radiation है, और उससे ओजोन को फर्क नहीं पड़ता है। So D should be the correct answer. This thermal IR cannot result in photolysis of ozone. ठीक है। Question number 19, the major components of petroleum fractions obtained via fractional distillation in the refining tower are methane, gas oil, gasoline and kerosene. The correct order according to their predominance in the temperature zone from the hotter to the cooler of the distillation column is given by which of the following options? Gas, तो ये ऑप्शन है कि हॉटर जो गर्म पार्ट है डिस्टिलेशन चैम्बर का, उसमें कौन सा फ्रैक्शन होगा, और कूलर पार्ट में कौन सा होगा। तो इसको मैं ऐसा दिखाती हूँ कि जो डिस्टिलेशन चैम्बर होता है वो एक ऐसे होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये कूल होता है, ठीक है, और यहाँ हॉट होता है। यहाँ हॉट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आग जल रही होती है, ठीक है। तो जो सबसे आसानी से हीट होने वाला एलिमेंट है मेथेन, वो यहाँ आ जाएगा।
इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि मीथेन सबसे अंत में है? मीथेन यहाँ है, ऑप्शन ए में मीथेन सबसे अंत में है, क्योंकि हॉटर टू कूलर है तो यहाँ पे कूल होगा तो मीथेन यहाँ होगा, और हॉट यहाँ पर है तो यहाँ पर केरोसिन गैस ऑयल ऐसे लेयर्स बनती है, और यहाँ पर मीथेन होगा CH4 यहाँ होगा, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए, क्योंकि एक ए ही है जिसमें कि मीथेन टॉप पर दिखाएगा, और मीथेन हमेशा कूल वाला सेक्शन में टॉप पर हो, क्योंकि ये गैस है, हीट होते ही तुरंत ऊपर आके और ऊपर ठंडा होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, let's move on to the next question and the final question for today. Question number 20. The discharge of untreated sewage into a pond significantly enhanced algal proliferation due to eutrophication. We all know this. Which of the following constituents of the sewage was responsible for eutrophication? तो यूट्रिफिकेशन हो गया है, क्यों हुआ है? फॉस्फेट से, क्लोराइड से, कार्बोनेट से या सल्फेट से? वी ऑल नो दैट यूट्रिफिकेशन इज कॉज्ड बाय फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। तो यहाँ नाइट्रेट ऑप्शन में नहीं है, फॉस्फेट ऑप्शन में है, और जनरली फ्रेश वाटर में मैक्सिमम यूट्रिफिकेशन फॉस्फेट से ही होता है, तो पॉन्ड है और पॉन्ड फ्रेश वाटर होता है, इसलिए फॉस्फेट, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। I hope what we discussed today was useful. Stay tuned and I'll solve all the rest of the questions one by one. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Keep watching my channel to be exam ready throughout the year. And if you like this video, please share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. Check out the description box.